स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। इसमें हर बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि सबसे जो बड़ी खबर जिस पर पूरी तरह नजर रहेगी, माफिया अतीक अहमद प्रयागराज ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से कोर्ट में उसकी पेशी है। कहां तक काफिला पहुंचा है, लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। बिल्कुल, जगह जगह अलग अलग लोकेशंस पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो इस काफिले को कवर कर रहे हैं, इसलिए इससे जुड़े हर एक अपडेट आप टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। फिलहाल फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश और दुनिया, राजनीति जगत की, स्पोर्ट्स जगत की हर वो खबर लेकर मैं और श्वेता हाजिर हैं। सुबह सुबह का वक्त हो, फ्रेश एयर हो, अच्छा लोकेशन हो, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है श्वेता क्या हो सकता। और अगर पहाड़ों की हवा मिल जाए तो क्या ही कहना। वैसे गृहमंत्री अमित शाह कल पहाड़ों में थे। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद, जहां आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की, बल्कि चीन को भी एक सख्त संदेश वहां से उन्होंने दिया है। पूरे उनके दौरे से जुड़ा हुआ अपडेट आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अरुणाचल दौरे पर आईटीबीपी के जवानों के साथ खास समय बिताया। किबीथू इलाके में आईटीबीपी के पोस्ट पर उन्होंने रात बिताई और जवानों का हाल जाना। इस दौरान वहां मौजूद जवान अमित शाह से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते दिखाई दिए। गृह मंत्री ने भी जवानों की परेशानी को अच्छे से सुना और केंद्र सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या काम कर रही है उसके बारे में जवानों को जानकारी भी दी। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बीओपीज का निर्माण है, बैरकों का निर्माण है और आपके रहने की सुविधा, पैदल मार्ग और आपकी गश्त का एरिया कम करने के लिए रोड की 0 पॉइंट तक, जहां तक भी रोड पहुंचा पाए वहां पर रोड पहुंचाना, ये हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर है। जवानों से बातचीत के बाद अमित शाह ने कैंप में ही डिनर भी किया। इस दौरान सभी रैंक के सैनिक उनके साथ वहां बैठकर खाना खाते नजर आए। डिनर टेबल पर भी शाह जवानों के साथ बातचीत करते दिखाई दिए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी के जवानों की वीरता ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबीथू इलाके से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत भी की। अभी आपके सम्मुख दिखाया जा रहा है। महानगरों के पोल्यूशन से दूर और इस गर्मी से दूर गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल के दौरे पर जब रहे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक हमारे आईटीबीपी के जवान हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, चीन हमारी तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिमाकत नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो देश के बाहरी जो दुश्मन है उनसे तो हमारी सेना निपट लेगी, लेकिन जो देश के अंदर एक बड़ा दुश्मन हम सब के लिए पनप रहा है, तैयार हो रहा है, वो है कोरोना और उसके बढ़ते हुए आंकड़े जो कि बेहद डरावने हैं। आपको मास्क पहनना है, खुद की सेहत का ध्यान रखना है, खास तौर पर लंग्स और हार्ट का, जिसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देश में विकराल होते कोरोना के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल अपनाने की सलाह दी है। कोर्ट में आने वाले वकीलों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और ये सब इसलिए क्योंकि देश में कोरोना भयावह होता जा रहा है। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,676 नए केस सामने आए हैं। एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 80% उछाल आया है। देश में अभी कोरोना के 37,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना का सबसे विकराल रूप दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यहाँ हर 4 में से एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 980 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 26% है। गुरुग्राम में भी कोरोना के 266 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट तेजी से मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में 919 नए कोरोना केस मिले हैं। राज्य में 4,900 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। मुंबई में 242 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में संक्रमण दर 13.50% है। राज्यों में लगातार 2 दिन कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई है और सरकारें हालात काबू में बता रही हैं। आईसीयू हमारा है ऑलरेडी ज्यादा बिस्तर का, तो कहीं कोई कमी नहीं है। सर, एक यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन का स्टोरेज, ये 2 समस्याएं उस समय आई थी। इसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हमारा ऑक्सीजन स्टोरेज है, इसके बगल में पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, पूरी तरह से चालू है।
देश के 13 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की गई है। कोरोना से निपटने के लिए उड़ीसा ने केंद्र सरकार से 50,000 वैक्सीन डोज की मांग की है। तमिलनाडु सरकार ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। तो कोविड का खतरा देश में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप लोगों को मास्क लगाना है और साथ ही जो भीड़ भाड़ वाली लोकेशन है उससे जाने में बचना है। यानी कि श्वेता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो हम भी दूर दूर से करेंगे क्या? नहीं, हमारे दर्शक हमें दूर से देख रहे हैं, इतना ही काफी है। हमारा तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन भी लेकर आना है। वैसे एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी भी अपने आप को बहुत फिट रखती है। दीपिका, देखा है ना कितना अभी भी वो इतनी यंग दिखती हैं कि लोग उनके इतने अभी भी फैन हैं, लाखों उनके फैंस हैं। लेकिन जब वो मुंबई मेट्रो पहुंची तो क्या कुछ हुआ और क्या वजह थी कि उन्हें मुंबई मेट्रो जाना पड़ा, वो देख लेते इस रिपोर्ट में। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मंगलवार को मुंबई मेट्रो में सफर किया। हेमा मालिनी को अपने सामने देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो में गुलाबी शर्ट और सफेद पैंट पहने हेमा मालिनी मेट्रो में यात्रा करती दिखाई दी। इस दौरान वहां मौजूद बाकी यात्री उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। देखते ही देखते वहां पर सेल्फी लेने की होड़ मच गई। बताया गया कि ट्रैफिक से बचने के लिए हेमा मालिनी ने मुंबई मेट्रो का इस्तेमाल किया। मेट्रो के अनुभव के बाद अभिनेत्री ने ऑटो की सवारी भी की। उन्होंने डीएन नगर से जुहू तक ऑटो में सफर किया। सिटिंग इन द ऑटो नाउ, ऑटो रिक्शा में हम आ रहे हैं। नरेंद्र के साथ मैं आ रही हूँ। ये क्रॉस डीएन नगर ना, ये डीएन नगर हो गया। हाँ, डीएन नगर से क्रॉस। या रीचिंग जुहू। ओह माय गॉड। हेमा मालिनी ने बताया कि दहिसर पहुंचने में उन्हें 2 घंटे का समय लग गया था। यात्रा काफी थकाऊ भी थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि कार की बजाय मेट्रो से यात्रा की जाए। वैसे मुंबई का जो ट्रैफिक है ना, वो वाकई ऐसा है कि लोगों को अपना वक्त बचाने के लिए लोकल और मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए हेमा मालिनी भी अपना वक्त बचाने के लिए पहुंची। और जैसे अजमेर से दिल्ली की अगर बात करें तो वहां का भी जो सफर है वो कम होने वाला है और वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी इस बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन आज करने वाले। कितना किराया लगेगा और कहां से होकर ये गुजरेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। आज राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे अजमेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 13 अप्रैल से वंदे भारत का परिचालन शुरू होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से सुबह 6:20 पर चलेगी। सुबह 7:50 पर ट्रेन जयपुर पहुंचेगी। सुबह 9:35 पर वंदे भारत अलवर में रुकेगी। सुबह 11:15 बजे गुड़गांव में ठहरेगी और सुबह 11:35 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। बुधवार को ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। वापसी में वंदे भारत शाम को दिल्ली कैंट से रवाना होगी। शाम 6:40 पर ट्रेन दिल्ली कैंट से चलेगी। गुड़गांव और अलवर होते हुए रात 10:05 पर जयपुर पहुंचेगी और 11:55 पर वंदे भारत अजमेर वापस पहुंचेगी। अजमेर से दिल्ली के सफर में करीब 5 घंटे का वक्त लगेगा। ट्रेन में 12 एसी चेयर कार और 2 एक्सक्लूसिव चेयर कार कोच होंगे। अजमेर से दिल्ली तक चेयर कार का किराया 1085 रुपये होगा, जबकि एक्सक्लूसिव क्लास का किराया 2075 रुपये होगा। जयपुर से दिल्ली तक चेयर कार में 880 रुपये किराया लगेगा, जबकि एक्सक्लूसिव क्लास में 1650 रुपये किराया होगा। तो देखिए, ये जो सफर होगा काफी आरामदायक भी होगा और ये ट्रेन इतनी स्मूथली चलेगी कि एकदम तुरंत आप वहां पर पहुंच जाएंगे। इसका किराया भी आपने देखा। इसके अलावा अगर बात करें दुनिया की, तो देखिए न्यूयॉर्क पुलिस को 3 रोबोट्स दिए गए हैं और इनकी खासियत है इनकी रफ्तार। इसके अलावा म्यांमार में आर्मी पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं और क्या कुछ दुनिया में चल रहा है, सब कुछ सिर्फ 2 मिनट में। ये बस्ती उजाड़ी गई है और ये काम किया है म्यांमार में तख्ता पलट करने वाली सेना ने, जो अब अपने ही लोगों पर बम बरसाने लगी है। ये तस्वीरें उसी की सबूत हैं। सेना ने एक हवाई हमला किया। एक दफ्तर के उद्घाटन के दौरान किए गए हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को ले जाने के दौरान उन पर गोली भी बरसाई गई। आसमान में फैले राख के गुबार। ये तस्वीर रूस के कमचातका प्रायद्वीप की है, जहां ज्वालामुखी फटने से आकाश में 15 किलोमीटर एक राख का ढेर फैल गया। इस विस्फोट के कारण हवाई यातायात में परेशानी आ सकती है। वहीं इसके जद में आने वाले इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि शिवलोक कमचातका के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 3200 मीटर से अधिक है।
अमेरिका में बढ़ रहे गन कल्चर की एक और बानगी देख लीजिए। पुलिस की ओर से की गई घेराबंदी की ये तस्वीरें नॉर्थ कैरोलिना की हैं, जहां के विंस्टन सले में गोलीबारी हुई, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये गोलीबारी क्यों हुई अब तक ना तो इसका पता चला है और न ही इसमें मारे गए लोगों की पहचान हो सकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें कजाकिस्तान की हैं, जहां अस्ताना में तेल कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया तो पुलिस ने आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। फिर क्या झाना ओजेन की सड़कों पर भी लोग आंदोलनकारियों के समर्थन में उतर आए। बता दें कि तेल कर्मचारियों के इस आंदोलन की वजह है छंटनी, जिससे नाराज कर्मचारियों ने तेल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की मांग रखी है। रोबोट, जी हाँ, ये रोबोट है और अब इसके जरिए सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं, जहां ऐसे 3 नए रोबोट को लॉन्च किया गया है, जिसका इस्तेमाल शहर के पुलिस अधिकारी करने वाले हैं। इसकी मदद से संभावित खतरों को टाला जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए पुलिस भाग रहे बदमाशों का पीछा भी कर सकती है। तो कजाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के कर्मचारियों के प्रदर्शन को आम जनता भी समर्थन दे रही है और साथ ही मुंबई की सड़कों पर भी देर रात प्रदर्शन हुए। जी हाँ, दरअसल महाविकास अघाड़ी ने मशाल जुलूस निकाल करके, मार्च निकाल करके राहुल गांधी का समर्थन किया है और देर रात उद्धव ठाकरे शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बातचीत क्या हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से नाराज कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मशाल मार्च निकाला। महाविकास अघाड़ी की तरफ से निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में नेता और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर भी नजर आए, जिसमें भ्रष्टाचार हटाओ, संविधान बचाओ जैसे नारे लिखे दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में बाबा साहेब के पोस्टर भी नजर आए। इस दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने जब सड़क पर उतरे महाविकास अघाड़ी के लोगों को शांत करवाने की कोशिश की तो वो मानने को राजी नहीं हुए, जिसके बाद बवाल बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके जो चमचे हैं, उनके जो 2-4 मित्र हैं, जो अदानी है, अंबानी है, ये छोड़ के इस देश में कौन खुश है, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान सभी के बीच कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। विपक्ष की एकता को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई, साथ ही आगे की रणनीति पर भी मंथन हुआ। तीनों नेताओं के बीच हुई ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। तो मुंबई में शरद पवार से मिल करके उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के एकजुट रहने के संदेश यहां पर दिए हैं और साथ ही किस तरीके से पवार के ईरानी मामले पर आए बयान के बाद ये बैठक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, जो चर्चा इस मीटिंग में हुई है उसको। वैसे एक बैठक कल दिल्ली में भी हुई। अरुणाचल प्रदेश से जब गृह मंत्री अमित शाह लौटे तो दिल्ली में हम मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें कर्नाटक में बीजेपी के टिकट को लेकर के पूरा फैसला हुआ। उसके बाद ही टिकट जारी हुए, तो किनको टिकट मिला, किन पर दांव बीजेपी ने लगाया और किनका पत्ता कट गया है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। कर्नाटक चुनाव के लिए 2 दिन लंबे मंथन के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने लिस्ट में 52 नए चेहरों को जगह दी है। 2 पूर्व सीएम और 2 पूर्व डिप्टी सीएम के टिकट काटे गए हैं। 32 ओबीसी और 30 अनुसूचित जाति उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों के समर्थक जश्न मनाते दिखे। मांड्या से अशोक जयराम को टिकट मिला, जिसके बाद समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगांव से चुनाव लड़ेंगे। सिटी रवि को चिकमंगलुरु से टिकट दिया गया है। येदियुरप्पा की जगह उनके बेटे को टिकट मिला है। बीवाई विजेंद्र शिकारीपुरा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उडुपी सीट से रघुपति भट्ट का टिकट काटकर एंटी हिजाब आंदोलन से सुर्खियों में आने वाले यशपाल सुवर्णा को टिकट दिया गया है। बेलगावी उत्तर सीट से अनिल बेनाके का टिकट कटा तो समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। उडुपी की बिंदूर सीट पर हंगामा हुआ। रामदुर्ग सीट से बीजेपी विधायक महादेवप्पा यड़ावट का टिकट काटने के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल और हंगामा किया। अभी 35 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। जगदीश शेट्टार का नाम भी पहली लिस्ट में नहीं है
और उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो कर्नाटक में जिनको टिकट मिला उनके यहाँ तो जश्न का माहौल रहा, लेकिन जिनका पत्ता कटा उनके समर्थक निराश और मायूस नजर आए। कुल मिलाकर कर्नाटक का सियासी पारा हाई रहा। सियासी पारा आज दिल्ली का भी हाई रहने वाला है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में आने वाले हैं और खबर ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या 2024 से पहले विपक्ष एक होने की कोशिश में जुट चुका है? पूरी खबर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली में हैं। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे नीतीश ने सबसे पहले मीसा भारती के आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे हैं उसके लेकर के जो तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनसे भी मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे। अगर पिछली बार जब नीतीश कुमार 2022 में सितंबर में आए थे तो उस वक्त भी नीतीश कुमार जो है वो सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। लेकिन देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद आखिर क्या कुछ निकल करके आता है। नीतीश 4 दिन दिल्ली में रहेंगे और विपक्षी नेताओं से मिलकर 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस बारे में उन्होंने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है, लेकिन खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कई बड़े विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। हम बात करेंगे, एक आध दिन के बाद खूब प्रेम से बताइए। सर कल का कार्यक्रम क्या है बता दीजिए। नीतीश कुमार का एकमात्र एजेंडा 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी एकता को मजबूत करना और गठबंधन की अगुवाई कर खुद को विकल्प के तौर पर पेश करना है। हालांकि अभी तक उनकी कोशिश ज्यादा रंग नहीं ला पाई है। तो नीतीश कुमार की प्लानिंग से तो यही लग रहा है कि 2024 में वो सभी विपक्षी दल को एक साथ लेकर आए, उनसे बातचीत करके एकता दिखाएं ताकि 2024 के आम चुनाव में मोदी का सामना किया जा सके। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की तुमने बात की दीपिका, तो प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां भव्य तैयारियां उनके स्वागत के लिए की जा रही है। 11,000 डांसर्स लोक नृत्य करेंगे और खुद सीएम वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिहू नृत्य रिहर्सल की ये भव्य तस्वीरें गुवाहाटी के सुरजई स्टेडियम की हैं। 14 अप्रैल को यहां 11,000 से अधिक लोक डांसर और ढोल वादक एक साथ परफॉर्म करेंगे और ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। पीएम मोदी भी इस भव्य बिहू नृत्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लिहाजा पिछले कई दिनों से लोक नर्तक और ढोल वादक स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल कर रहे हैं। मंगलवार को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सुरसजई स्टेडियम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोक नर्तकों और ढोल वादकों का रिहर्सल देखा। मेगा बिहू कार्यक्रम के लिए असम सरकार ने बड़े इंतजाम किए हैं। स्टेडियम को भव्य तरीके से सजाया गया है। एक साथ 11,000 नर्तकों के साथ परफॉर्मेंस बड़ा चैलेंज है। अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा एक मतलब परफॉर्म करने मिल रहा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है जो मतलब ऐसे तो इजीली नहीं मिलता। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल गया है। तो और बिहू है, तो जब भी बिहू होता है तो आसाम के हर खून में बिहू होता है। तो सीएम हेमंता भी कह चुके हैं कि 14 अप्रैल को असम ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। पीएम की मौजूदगी से असम के लोगों का उत्साह बढ़ेगा और असम के लाखों लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनका हर जो दौरा होता है वो इतना भव्य होता है, जहां जनसभा भी इतने लोगों की उमड़ती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, राजस्थान में देख लीजिए जहां पार्टी के अंदर ही खेमे बटे हुए हैं। बिल्कुल मोर्चा खोल रखा है सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ और इसी सिलसिले में सचिन पायलट आज दिल्ली आएंगे, अलाकामान से मुलाकात करेंगे। तो वहीं अशोक गहलोत जयपुर से ही सचिन पायलट को जवाब देंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने सचिन पायलट को क्या नसीहत दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के रण में कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही दिख रहा है। अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का धरना देने के बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में वो पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा से मुलाकात करेंगे। तो मैंने
आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। पायलट कहते रहे कि अनशन वसुंधरा राजे सरकार में हुए घोटालों पर कार्रवाई को लेकर है, लेकिन निशाने पर अशोक गहलोत ही रहे। बिना नाम लिए पायलट ने कह दिया कि 4 साल में गहलोत ने भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब पायलट के आरोपों का जवाब आज अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। कांग्रेस में खींचतान और घमासान जारी है और बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल होने की नसीहत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता के लिए काम करना सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन है। सचिन जी क्या कहते हैं वो उनका डिसीजन है, लेकिन जनरली मैं इतना कहूंगी कि बहुत नेता, बहुत वरिष्ठ नेता, मुझसे बहुत वरिष्ठ नेता सिंधिया जी और हेमंता जी और गुलाम नबी साहब और अमरिंदर साहब, अश्विनी कुमार जी और सुनील जाकर जी, ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ दिया। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जनता से जो वायदे किए वो पूरे जरूर होंगे। हालांकि चुनाव में चंद महीने ही बचे हैं, ऐसे में कब वो वक्त आएगा जब वायदे पूरे होंगे और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, इसका जवाब फिलहाल पायलट के पास नहीं है। खबरें जिस पर पूरा दिन हमारी नजर रहने वाली है, कब पहुंचेगा प्रयागराज माफिया अतीक अहमद, इसके अलावा देहरादून में स्टैंड अप कॉमेडियन की कॉमेडी पर क्यों हुआ बवाल, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं हमारे देश के 2 मिनट के सेगमेंट में। यश राठी का ये वीडियो विवादों में है। बताया जा रहा है कि उसने भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस मामले को लेकर यश राठी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उसने भगवान राम का नाम चप्पल पर लिखने की बात कही है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि देहरादून में आयोजित उस कार्यक्रम का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह आज देश का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये दावा उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए किया, जिसमें लिखा है देश का सबसे बड़ा खुलासा। 12 तारीख 12 बजे। अब ये खुलासा किस बारे में होना है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि आज ही आप दफ्तर के बाहर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक अब ये सिलेबस में शामिल होने जा रहा है और इसे पढ़ेंगे यूपी के छात्र। जी हां, डिफेंस पढ़ने वाले छात्रों के सिलेबस में पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के मामले को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही छात्रों को त्रेता युग से लेकर अब तक हुए युद्धों में देश के जवानों को मिली जीत की कहानी भी पढ़ाई जाएगी। मुश्किल में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप को अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का साथ मिला है। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष कश्यप के वकील की ओर से याचिका लगाई गई है। वहीं अब सोनू सूद ने भी मनीष का समर्थन किया है और कहा कि मनीष ने बिहार के लोगों के भले के लिए आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, मनीष के साथ कानूनन सही होने की उम्मीद जताई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में दूध को लेकर उबाल है। नंदिनी और अमूल के बीच घमासान तब शुरू हुआ जब अमूल ने कर्नाटक में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने का ऐलान किया। दरअसल अमूल की एंट्री से नंदिनी ब्रांड को झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि अमूल के एंट्री के ऐलान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। हालांकि अमूल के MD जैन मेहता ने ऐसी सभी आशंकाओं को बेबुनियाद बताया है। इधर माफिया अतीक अहमद की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उसे प्रयागराज एक बार फिर से पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और उसे अपनी और अपने परिवार की चिंता सताई जा रही है। लेकिन श्वेता, अभी तो कोर्ट ने सजा सिर्फ एक केस में अतीक अहमद को सुनाई है और अभी से अतीक अहमद इतना परेशान है। ऐसे में रंगदारी, एक्सटॉर्शन, मर्डर, लोगों को धमकाना मानने वाला, अपनी शान समझने वाला अतीक अहमद अब पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद को एक बार फिर अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा है। उदयपुर से शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते अतीक को लाया जा रहा है। आज दोपहर करीब 2 बजे उसके प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। उम्र कैद की सजा होने के बाद अतीक की हेकड़ी निकल गई है। वो सजा को गलत बता रहा है। उसके बारे में कहना है, आपकी सफाई क्या है?
अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई, गलत सजा हुई है। अतिरिक्त सुरक्षा से संतुष्ट है, लेकिन सीएम योगी से गुहार लगा रहा है कि फैमिली को परेशान न करें। कुछ मांग है आपकी? हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को जुलम न करें। प्रयागराज पहुंचने तक अतीक को आज ही कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। अगर रिमांड मिल जाती है तो उसे पुलिस लाइन में रखा जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक के बेटे असद के बारे में दिल्ली पुलिस को अहम सुराग लगे हैं। उसे जल्द पकड़ा जा सकता है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सीजेएम कोर्ट के सामने सरेंडर करने की अर्जी दी है। 13 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई होगी। आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों को फरार होने में मदद करने का आरोप है। तो देखिए, अतीक अहमद के पूरे परिवार और उसके जितने भी साथी थे उस पर शिकंजा लगातार पुलिस का कसता हुआ जा रहा है। ऐसे में अतीक अहमद, उनके परिवार वाले लगातार परेशान हैं और उनकी बहन तो अब सरेंडर करने की भी बात कर रही है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पुलिस परेशान है, क्योंकि अमृतपाल का कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ है पुलिस पता नहीं लगा पा रही। इतना दिन बीत चुका है, बस पुलिस को इतना खबर है कि वो किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। ऐसे में कौन सा वो गुरुद्वारा हो सकता है और किस किस गुरुद्वारे में ये सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। पपल प्रीत को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने अमृतसर से अरेस्ट किया और असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। लेकिन अमृतपाल सिंह अब भी पुलिस का सिरदर्द बना हुआ है। पपल प्रीत सिंह भी लंबे वक्त से फरार था और पंजाब से ही उसकी गिरफ्तारी होने से पुलिस को लग रहा है कि अमृतपाल सिंह भी पंजाब में ही कहीं छुपा हुआ हो सकता है। खालिस्तान की मांग करने वाला वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार अलर्ट पर है। पंजाब पुलिस की छुट्टियां रद्द हैं। होशियारपुर से अमृतसर तक कई जिलों में पंजाब पुलिस को अमृतपाल की तलाश है, लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। सूत्रों की माने तो पंजाब पुलिस को लग रहा है कि अमृतपाल सिंह जल्द ही सरेंडर कर सकता है और सरेंडर के लिए वो गुरुद्वारे को ही चुन सकता है। इसी के चलते पंजाब पुलिस प्रदेश के बड़े गुरुद्वारों पर ज्यादा चौकसी रख रही है। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल स्वर्ण मंदिर में सरेंडर कर सकता है। इसके अलावा भटिंडा में दमदमा साहिब में भी अमृतपाल के सरेंडर करने का अंदेशा है, या फिर अमृतपाल सिंह रोपड़ में आनंदपुर साहिब में सरेंडर कर सकता है। तीनों ही गुरुद्वारों में प्रदेश के डीजीपी खुद दौरा कर चुके हैं। जत्थेदारों ने भी अमृतपाल सिंह से सरेंडर करने की अपील की है। पुलिस को शक है कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करने के लिए 14 अप्रैल यानी बैसाखी का दिन चुन सकता है। बैसाखी पर गुरुद्वारों में काफी श्रद्धालु जुटते हैं, जहां पहुंचना अमृतपाल के लिए आसान रहेगा। तो पंजाब पुलिस की सूत्रों की माने तो अमृतपाल बैसाखी पर पंजाब के किसी बड़े गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है और गुरुद्वारे में बैसाखी की तैयारियां भी हालांकि बहुत जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल, और मंगलवार देर रात हमने देखा किस तरीके से तमाम जो गुरुद्वारे थे वो रोशनी से नहाए हुए नजर आए, क्योंकि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी को बधाई दी। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 402वें प्रकाश पर्व को अमृतसर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जो देखते ही बन रहा था। लाइटों की रोशनी से पूरा स्वर्ण मंदिर और उसके आसपास का इलाका जगमगाता नजर आया। इस दौरान आसमान में खूब आतिशबाजी भी हुई। प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर में सिख श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी नजर आई। लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे नजर आए। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया और ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। और देखिए, फिट रहने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बहुत अच्छा और हेल्दी फूड खाएं। जो स्पाइसी मसालेदार चीजें, उनसे आपको बचने की जरूरत है। बिल्कुल, तो स्पाइसी कम खाएं। वैसे दीपिका, आप स्पाइसी खाती हैं? पानी पूरी तो ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए वैसे, लेकिन कभी कभी चल सकता है। चीट डेज तो होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि जिस खाने को वो इतने चटकारे लेकर खा रहे थे उसमें क्या मिला हुआ था। देखिए रिपोर्ट में खबर। इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए।
दोनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं और आपके सेहत से जुड़ी हैं। भोपाल में खाने में केंचुआ निकला तो सतना में एक रेस्टोरेंट में वहां का एक कर्मचारी अपने पैरों से आटा गूंथता दिखाई दिया। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। इससे समझ आता है कि कैसे पैसे कमाने के नाम पर होटल मालिक और कर्मचारी लोगों की सेहत और जान से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भोपाल के एक नामी रेस्टोरेंट के खाने में केंचुआ रेंगने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासन हरकत में आ गया और जिले के कलेक्टर रेस्टोरेंट पर एक्शन लेने के लिए पहुंच गए और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं सतना में एक रेस्टोरेंट में जैसे ही पैरों से आटा गूंथने का वीडियो लोगों के मोबाइल तक पहुंचा तो वो आग बबूला हो उठे और रेस्टोरेंट के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद खाद्य विभाग के अफसरों ने वहां के खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। तो खाने से निकले कीड़े और साथ ही पैरों से आटा गूंथने का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है और खाद्य विभाग ने इसी को देखकर इस वीडियो को अब कार्रवाई का मन बना लिया है। बिल्कुल, और वायरल तो एक पिता और बेटी का फिशिंग का वीडियो भी हो रहा है और साथ ही सूटकेस में बंद एक बिल्ली का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और दुनिया में क्या कुछ वायरल हो रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। सूटकेस की इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ कपड़ों की पैकिंग हो रही है और दूसरी तरफ है ये बिल्ली। जी हाँ, सूटकेस के अंदर बिल्ली। इस वीडियो को देखकर आप बखूबी समझ गए होंगे कि यहाँ कहीं जाने की तैयारी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्ली भी साथ जाने की जिद कर रही है। इसके हाव भाव से साफ लग रहा है कि किसी भी कीमत पर ये अकेली नहीं रहने वाली। ये तस्वीर आपके दिल में उतर जाएगी। पिता और बेटी की ये बॉन्डिंग देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। मछली पकड़ने के दौरान देखिए ये बच्ची बार बार अपने पिता से मदद मांगती है और पिता है कि मदद करने से इनकार कर रहे हैं। मछली बड़ी है और बच्ची से संभल नहीं रही, तभी पिता जाल में मछली को पकड़ लेता है और उसे जैसे ही बाहर निकालता है, देखिए ये छोटी बच्ची किस कदर खुश हो जाती है। तोते तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये किस देने की आवाज निकाल रहा है, सुना आपने? अब इसके हाव भाव भी देख लीजिए। देखिए किस अंदाज में ये आवाज निकाल रहा है। देखिए कैसे ये बार बार कैमरे से अपना मुंह सटा रहा है और चूमने की आवाज निकाल रहा है। वैसे भी सभी बेजुबानों में इंसानों की नकल सबसे ज्यादा तोता ही करता है। ऐसे खेल तो हर बच्चे खेलते हैं। मुमकिन है बचपन में आप भी ये खेले होंगे, लेकिन इस वीडियो में छोटी बच्ची जिस तरह से पोज दे रही है वो देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे प्ले स्कूल में खेल रहे हैं और बड़े उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तभी ये छोटी सी परी अपने माता पिता को देखकर ऐसी प्यारी सी प्रतिक्रिया देने लगती है जो सबके दिल को छू लेता है। वाटर सर्फिंग, हजारों बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये उन सब में सबसे अलग है। ये आप खुद देख लीजिए। ये शख्स रस्सी के सहारे वाटर सर्फिंग कर रहा है, लेकिन मछलियों को इसकी सर्फिंग अच्छी नहीं लगी। देखिए कैसे एक के बाद एक मछलियां इससे टकरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मछलियों ने इस पर हमला बोल दिया है, जिससे इस शख्स को चोट भी आ रही है। तो देखा आपने, दुनिया में तो काफी कुछ वायरल हो रहा है इन दिनों, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक विधायक भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो बातों ही बातों में ये बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने में कितना खर्चा आता है। ये जो विधायक साहब हैं वो ये भी बता रहे हैं कि माफियाओं के साथ उनके संबंध हैं, तो वोट की खातिर और क्या कुछ कह रहे हैं विधायक महोदय, वो सब कुछ देख लीजिए इस रिपोर्ट में। 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है, उसके भी एक आदमी केडी सिंह के दरवाजे पर, और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा। अब हमसे क्या लड़ते ये लोग? ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया और बरहज के इतिहास में उतना वोट दिया जितना न उग्रसेन सिंह पाए थे, न जदुनंदन शुक्ल पाए थे। सुना आपने, ये हैं देवरिया के बहरज से बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा। पब्लिक को बता रहे हैं कि उन्हें माफिया डॉन ब्रजेश सिंह ने 51 लाख रुपए दिए और 51 लाख व्यवसायी संजय कनोडिया ने दिए। प्रेम कुशवाहा ने तो खजाना खोल दिया। कहते हैं जनता ने 10 करोड़ रुपए दिए और इतना वोट दिया
जितना किसी को नहीं मिला। अब इसे विधायक जी का बड़बोलापन कहें या फिर सत्ता की हनक। सीएम योगी कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन उनके विधायक तो माफिया से पैसे लेते हैं, जनता से वसूली करते हैं। दूसरी तरफ सवाल चुनावी खर्च पर भी उठता है। दीपक मिश्रा 10 करोड़ रुपए जनता से मिलने और खर्च करने की बात करते दिख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो ये बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने ये तक कह दिया कि व्यापारियों से, माफियाओं से ये फंड लेते हैं। अब पता नहीं उन्होंने ये डींगे हाँकने के लिए कहा या वोटरों को रिझाने के लिए, लेकिन जो कुछ भी हो, उनका ये जो बयान है बहुत वायरल हो रहा है। वायरल तो राहुल गांधी ने वायनाड में जो भाषण दिया है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा कि उन्हें नहीं पता कि पुलिस कब आ जाए, कहां पर आ जाए, कब एक्शन ले लिया जाए, पुलिस डराने के लिए पहुंच जाए। लेकिन राहुल गांधी अब डरने वाले नहीं है। वायनाड में दिए गए उस भाषण में राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार को राहुल गांधी ने वायनाड में रैली और रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 50 बार मेरा घर ले लो, मैं भारत के लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। वो सोचते हैं कि मेरे घर पर पुलिस भेजकर मुझे डरा देंगे, लेकिन मैं खुश हूं कि उन्होंने मेरा घर लिया। संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे। प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने रोड शो किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक राहुल गांधी के समर्थन में रोड शो और रैली में पहुंचे थे। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि सांसद तो बस एक टैग है, वो पद ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे वायनाड के लोगों से दूर नहीं कर सकते। वो जितना मुझ पर हमला करेंगे, वायनाड के लोगों से मेरा रिश्ता और गहरा होता जाएगा। मैंने संसद में पीएम मोदी से पूछा कि अडानी के साथ अपने रिश्ते को एक्सप्लेन करें। राहुल गांधी ने कहा कि आपने पहली बार देखा कि सरकार ही संसद को नहीं चलने दे रही थी। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही कर रहा हूं। और बात करें तो दिल्ली में ईडी ने पूछताछ की है तेजस्वी यादव से। जी हां, 9 घंटे तक ये पूछताछ चलती रही। तो 9 घंटे तक सवाल जवाब हुए, लेकिन जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तो क्या सवाल पूछे जाते हैं उनसे? लैंड फॉर जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मंगलवार को ईडी ने तेजस्वी यादव से 9 घंटे पूछताछ की। जांच एजेंसी ने तेजस्वी से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के घर और उस घर के नाम रजिस्टर्ड 2 कंपनियों में पैसे के लेन देन से संबंधित दर्जनों सवाल पूछे। ऐसे सवाल थे जो तेजस्वी यादव से पूछे गए, जैसे कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के उनके घर और उन 2 कंपनियों से संबंधित सवाल जवाब किए गए। इतना ही नहीं, जो ईडी का आरोप है कि किस तरीके से जो पैसे आए थे, खासतौर पे इस घोटाले के थ्रू जो पैसे आए थे, उनका इस्तेमाल जो किया गया, किस तरीके से 350 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया, उसके अलावा 250 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल किया गया। तेजस्वी सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचे थे और करीब 9 बजे बाहर निकले। इस दौरान तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है तो लोग क्या सजा देंगे, सब 2024 के लिए किया जा रहा है। 24 तक चलता रहेगा, क्योंकि 24 का डर है, तो इस पे ज्यादा कोई हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। सब लोग जान रहा है, कोई नई बात तो थी नहीं। वो तो सवाल जो है वही बातें पूछी जाती है, जवाब वही रहता है ना, कोई बदलने वाला तो है नहीं। एक ही बात तो उसलिए ये सब में कोई कुछ हुआ ही नहीं गड़बड़, तो ये लोग सजा क्या देंगे? तो इससे पहले सीबीआई भी तेजस्वी से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी झुकने वाले नहीं हैं। सांसद मीसा भारती से भी ईडी ने 25 मार्च को पूछताछ की थी। दोबारा उनको बुलाया है और ये नियम है इस सरकार का, जो भी विरोध में है, अभी जो है नौजवानों में, युवा नेताओं में देश के स्तर पर तेजस्वी यादव की एक छवि जो है बन रही है, और ऐसी छवि जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने झुकने वाला नहीं है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, तेजस्वी सरेंडर करने वाले नहीं है। तो तेजस्वी यादव का जवाब देने का जो अंदाज था दीपिका, वो बहुत वायरल हो रहा है। और वायरल तो दुनिया में, देश में धरती फाड़ एक डांस भी हो रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे इस सेगमेंट पे। और इसके अलावा क्या कुछ वायरल हो रहा है देश में, देखिए इस रिपोर्ट में। जमीन धंसने का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एकाएक यहाँ भूचाल आ गया।
और जमीन फटने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग इसमें समा गए। वीडियो में देख सकते हैं एक साथ बेफिक्र होकर कई लोग ठुमके लगा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल ऐसी अनहोनी होगी इसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अब इस वीडियो को देखिए। दो लोग गाड़ी से स्टंट कर रहे होते हैं। इस दौरान ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स गाड़ी को आगे से उठा देता है, जिससे पीछे बैठा शख्स नीचे गिर जाता है। तभी अचानक पीछे से एक कार आ जाती है। उसके बाद जो कुछ होता है उसकी तस्वीर आपके सामने है। नीचे गिरे शख्स का सिर कार के बोनेट में घुस जाता है। गनीमत ये रही कि इस शख्स की जान बाल बाल बच गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है। लड़का जो स्कूटर चला रहा है ये इस तरह मॉडिफाइड किया गया है कि जिसे देखने से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्कूटर उल्टी चल रही है, यानी स्कूटर आगे नहीं पीछे की ओर भाग रही है। इस वीडियो पर अब तक लाखों लाइक्स और करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। इसके साथ ही इसे हजारों बार शेयर भी किया जा चुका है। और अब वक्त हो चला है आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने का। जी हां, अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें झांसी की सीमा के बेहद नजदीक अतीक अहमद का काफिला पहुंच चुका है और अब यूपी पुलिस ने इस काफिले को टेक ओवर कर लिया है। तो मीडिया से माफिया अतीक अहमद बोला, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। अतीक अहमद घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और साथ ही अतीक अहमद ने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, लेकिन मिट्टी में तो मिला दिया गया, उसके बाद अब रगड़ा जा रहा है। मैंने जेल से कोई फोन नहीं किया, ये भी अतीक अहमद ने कहा है। तो साफ तौर पर अतीक अहमद के बयान से अतीक अहमद का जो डर है, गिड़गिड़ानापन है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके की बयानबाजी अतीक अहमद की तरफ से की जा रही है, जेल में बहुत परेशान मुझे किया जा रहा है, ये बात भी अतीक अहमद ने की। मीडिया की वजह से मैं खुद को महफूज महसूस कर रहा हूँ, अतीक अहमद की तरफ से ये बयान सामने आया। तो जेल में बहुत परेशान किया जा रहा है, अतीक अहमद ने यह भी कहा।